तो ये 2023 में से पहले इलेक्शन होते तो नहीं नज़र आ रहे, ये हुकूमत जाती भी नहीं नज़र आ रही। अब आप भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पीडीएम भी सिर्फ अब इलेक्शन की तैयारी के लिए ही अपने जलसे जुलूस कर रही है, तो इंतखाबात आप अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, इसका मतलब। आवाज सुन तो रहे नहीं आप। पीडीएम इलेक्शन अलायंस नहीं था, हुकूमत को घर भेजने के लिए ना फैलाएं। पीडीएम जद्दोजहद के लिहाज से तो अलायंस था, इलेक्शन अलायंस नहीं था। हमने सिर्फ इकट्ठे होकर अवाम के जद्दोजहद की बात की थी कि हम सारी पार्टियां इकट्ठे होकर अवामी जद्दोजहद करें कि हुकूमत मान ले हमारी बात और हमारी जान छोड़े। ये इलेक्शन अलायंस न पहले था न अब है। जो बाकी पार्टियां बची हुई हैं पीडीएम के अंदर, उन्होंने भी अपने अंदर इलेक्शन अलायंस नहीं बनाया। यहां अगर इलेक्शन अलायंस बना हुआ होता तो राशिद महमूद सुमरो साहब यहां जीडीए में नहीं बैठे होते, हुकूमती इत्तेहाद वालों के साथ ना मिलते होते। ये इलेक्शन अलायंस पीडीएम नहीं है। पीपुल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे चल रही है, पीएमएलएन भी अपने प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, दूसरे भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। इलेक्शन के टाइम जब आएगा तो देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। इलेक्शन अलायंस पीडीएम न है न था। सही। आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये दो हुकूमती ये नोटिस जारी कर दिए गए, क्या आपको लगता है इल्ज़ामात साबित कर सकेंगे वुज़रा, और नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हो सकते हैं ये लोग, इसके ये कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ। अब ये मामला किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है आजम साहब? जी बिल्कुल हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हों, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनके बारे में गुफ्तगू करते हुए हमें मोहतात रहना चाहिए। और इनके बारे में, क्योंकि जब आप इदारों पे इस तरह की तनकीद करें जो कि स्कैंडलस हो और जो उन्हें रिडिक्यूल करती हो, तो कानून कहता है कि ये तौहीन अदालत है और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हम सब ने और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को दी, बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। ये जुबान कभी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल को, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में या तो माफी तलाशी का मामला हो सकता है कि वो कंडीशनल अपॉलिसी टेंडर कर दे, लेकिन अगर वो इस मामले को कंटेस्ट करते हैं मुश्किल हो जाएगा इसमें से निकलना, क्योंकि वो बिल्कुल सरीहन कंटेम्प्ट के उन इंग्रेडिएंट्स को पूरा करती है जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं। और कंटेम्प्ट लॉ 2003 की शेख नंबर 345 में जो दर्ज है वो बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट होती है कंटेम्प्ट में सुधार। तो आलम साहब, अगर ये माफ़ी मांग ली जाती है, गैर मशरूत माफ़ी, तो ये मामला फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? वो जो इतने संगीन इल्ज़ामात पैसे लेने के लगाए गए, अपोजिशन का साथ देने के लगाए गए, फिर वो उन इल्ज़ामात की कहीं कोई हैसियत नहीं रह जाएगी? नहीं, हैसियत वाली बात नहीं होती थी। माफ़ी देना तो खैर उस इदारे का काम है जिसने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की हैं, लेकिन हमने देखा है माजी में भी और दुनिया जहान में ये ट्रेंड रहा है कि कंटेम्प्ट लॉज को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट एक मौका जरूर देती हैं कि अगर जिस बंदे ने बात की है या जिससे कंटेम्प्ट सरजद हुई है, वो अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके अपने आप को इदारे या अदालत के रहमो करम पे छोड़ देता है, तो रवाजन रवायतन माफी पहली दफा अगर ये मामला हो तो माफी कबूल कर ली जाती है विद वार्निंग कि आप आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और ये पहली दफा नहीं होगा। अगर कैसी सूरत हाल आती है तो उसमें देखना काम इलेक्शन कमीशन का ही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कानूनन वो बिल्कुल कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। और आजम साहब, चूंकि ये जो इल्जामात लगाए गए थे तो पब्लिकली लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ कमेटी में रिएक्शन दिया गया, वो भी सब पब्लिक ने देखा। अपॉलॉजी भी अरबाज साहब पब्लिकली होगी, वो कौन सी बंद कमरे में? अच्छा, यानी वो सिर्फ रिटन में नहीं होगी, वो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी इन वुज़रा को? नहीं, जब देखे ना वो पब्लिक प्रोसीडिंग्स होती है ना अदालतों में या कमीशन में, जो वो वहाँ पे कहेंगे, जो बोलेंगे, जमा करवाएंगे, ये तो खैर एक मफरूज है। वो किस तरफ आते हैं या नहीं आते, पहली बात तो ये है कि उनका जवाब देखा जाए कि वो जवाब क्या दाखिल करते हैं, कंटेस्ट करते हैं या कि वो कंटेस्ट नहीं करते। तो पर वकील मैं समझता हूँ कि ये जो महफूज रास्ता है वो कंटेस्ट ना करना है। और आजम साहब, ज़ाहिर है ये पूरा मामला जो हुआ था ये उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हुआ है। अब हुकूमत से इलेक्शन कमीशन उससे मुतालिक मालूमात भी मांग रहा है, हुकूमत फ़िलहाल तो नहीं दे रही। तो ये अब इस मामले पर कहीं दोनों इदारे आपको लचक का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात थे, इसके बावजूद भी वो मालूमात मांग रहा है
और हुकूमत फिलहाल नहीं दे रही, लेकिन आगे वो मालूमात देने का और एतराज़ात दूर करने की बात भी अब कर रही है। तो इन नोटिस के बाद ये दोनों तरफ से लचक पैदा हुई है। और बाब साहब देखिए, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उसे आईन पाकिस्तान सौंपता है आर्टिकल 218 के तहत। हुकूमत को भी बेजा इलेक्शन कमीशन को ये प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप इंतखाबात इस तरह नहीं, इस तरह करवाएं। जब इस तरह के मुतालबात किए जाएंगे और फिर वो बुलडोज करके लेजिस्लेशन करवाने की कोशिश की जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन रेजिस्ट तो करेगा। वो एक खुद मुख्तार गैर जानिबदार अदारा है। हुकूमत के ही है कि वो ये फैसला इलेक्शन कमीशन से छोड़े कि वो आइंदा इलेक्शन किस तरह से आजम साहब कल बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद थे साथ, वो ये फरमा रहे थे कि ये मशीनों की प्रोक्योरमेंट, उसमें टेक्नोलॉजी का इंतखाब, ये सब इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। जब सारे डिसीजन उन्हीं का इख्तियार है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को फिर क्यों एतराज़ है? जब ये इख्तियार उनके पास मौजूद है, तो फिर तो उनकी वो जो हुकूमत सही कह रही है कि उनकी कैपेबिलिटी के इशूज़ हैं, इसलिए वो ये करवा नहीं सकते, इसलिए वो एतराज़ात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे मुल्क की जो आबादी है उसको सामने रखते 25 करोड़ में से 80% नौखानदा लोग हैं, शायद ज्यादा ही हैं। 1.5-2 साल के अरसे में उन्हें मशीनों पे लेके जाना, आपको पता है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्डों के ऊपर पैसे निकलवाने के लिए लोगों को नहीं पता चलता, और एजेंट 500-500 रुपया लेके उन्हें उनके बेचारों को ज़कात के पैसे निकाल के देते हैं। ATM कार्ड आधी पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते नहीं आते, तो ये कंप्यूटर पे इलेक्शन लेके जाएंगे तो अच्छे खासे मसाइल होंगे। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि इसे फेज वाइज करे या मुश्त ना करे, और यही लड़ाई है। लेकिन आजम साहब समझते हैं कि कोशिशों से इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। हमारे मुल्क में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज्यादा है और वोट डालने वालों की तादाद कम है, तो अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ी एफर्ट करे तो लोगों को इसके लिए ट्रेन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें जो कमेटी में ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी जो आप कर रहे हैं, कि हमें कोशिश करने दी जाए, कानून में लफ्ज शेल ना लिखें, हमें कमांड ना करें, लिखें कि इलेक्शन कमीशन इक़दाम उठाए कि इलेक्शन को मरहलावार EVM पे डाल दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए कराया जाए। भारत में ये अमल जो है वो 27 साल में मुकम्मल हुआ था। हम कहते हैं 27 नहीं तो 5-6 साल में ही हो जाए, ये कहते हैं 1.5 साल में करें, और उसमें 5 डिजास्टर्स होने के और कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, मुल्की हालात को सामने रखते हुए बड़ी पॉजिटिव सजेशन दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलें, मुल्क के हालात को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब, निसार खोड़ो साहब, अमजद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इलेक्शन कमीशन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे थे कि बहुत ही पॉजिटिव अपनी तजावीज़ हुकूमत को दे रहा है, हुकूमत को भी थोड़ा सब्र से, एहतियात से काम लेना चाहिए, और इस तरह के बयानात से मामला ख़राब भी हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को भी आज एक ख़त लिखा है, और एक जवाबी ख़त लिखा है। इसमें इलेक्शन के इनेकाद के लिए किसी नए तरीक़ेकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये इस ख़त में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी का इजहार करता है। नादरा के ख़त के लहजे से ऐसा तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। ऐसा तासुर मिलता है कि नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। नादरा इलेक्शन कमीशन से आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा करना चाहता है। नादरा पहले बताया कि उसने आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। अगर मौजूदा निज़ाम में खामियां थीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया है? इससे पहले नादरा ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो आई वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजव्वज़ा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।